नमस्कार सभी को दोस्तों। हिंदी लव स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी है इश्क एक जुनून भाग 1। जी हाँ दोस्तों, सुना है जिसे प्यार मोहब्बत इश्क जैसा जुनून जिसके सिर पर जा जाता है उसको धूप दिखती है न छाँव, रात दिखती है न दिन, दोपहर दिखता है न शाम, ताउम्र एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। चाहे जिंदगी में कैसी भी स्थिति आ जाए, वह कभी भी अलग होना नहीं चाहते। हाँ, बस एक ऐसी ही कहानी है विद्या और विजेंद्र की, जिसकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है और उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। नहीं चाहते हुए भी इन दोनों की प्रेम कहानी कब परवान चढ़ गई पता ही नहीं चला। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची है तो क्या यह अपना संपूर्ण जीवन एक साथ बिता पाएंगे या नहीं, जानने के लिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। विद्या एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती थी। उसका जन्म होते ही उसकी मां गुजर गई थी और उसके कुछ दिन बाद उसके पिता किसी बीमारी के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। उनका पालन पोषण उनके चाचा चाची ने किया, जिसके कारण उसे अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन अपने डेली रूटीन की तरह ही वह सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर राम और सीता माँ के मंदिर में जाकर सुबह की आरती और पूजा पाठ किया करती थी, क्योंकि वह भगवान में अत्यधिक विश्वास करती थी। जब वह सुबह सुबह अपनी मीठी आवाज में भगवान की आरती किया करती थी तो पूरा गांव उसकी आवाज सुनकर मंदिर में दौड़ा चला आता था और हाथ जोड़कर उसके पीछे खड़े हो जाता था, क्योंकि गांव के सभी लोग विद्या के रूप में सीता माँ का वास मानते थे। उनकी मधुर आवाज सभी लोगों के मन को छू जाती थी और जाकर चुपचाप आरती सुनने लगते थे और ढेर सारी भीड़ जमा हो जाती थी। आरती पूरी होने के बाद सभी प्रसाद लेकर अपने घर चले जाते हैं। बस इसी डेली रूटीन की तरह वह एक दिन इसी तरह अपने मंदिर में आरती कर रही थी। लोगों की भीड़ जमा थी तो एक लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि इतनी मधुर आवाज में वह लड़की कौन है। उसी वक्त उसको देखने की उसकी इच्छा हुई तो वह भी अपनी गाड़ी रोककर एक बार भगवान राम मंदिर के लिए उसी भीड़ में शामिल हो जाता है। वह पीछे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद जब हर रोज की तरह विद्या सबको आरती देती है तो उस लड़के जिसका नाम विजेंद्र था ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरती ली, साथ में प्रसाद भी लिया। जैसे ही उसने एक नज़र विद्या की ओर देखा तो उसने झट से अपनी नजरें नीचे कर ली और प्रसाद लेकर वह बाहर मंदिर में खड़ा हो गया। धीरे धीरे सभी लोग वहां से जा रहे थे। वैसे ही अपना पूजा पाठ संपन्न कर वह भी वहां से जाने लगी तो उसने देखा कि वह लड़का वहां मंदिर के बाहर ही खड़ा था। बाकी सभी लोग चले गए थे। विद्या जाते जाते एक नज़र उस लड़के पर डाल दी थी जो कि उसे ही देख रहा था। लेकिन जैसे ही विजेंद्र को पता चला कि विद्या उसे देख रही है तो उसने झट से अपनी नजरें नीची कर ली और फिर सभी यह देख वहां से वह निकल गई। वह लड़का जैसे ही विद्या वहां से जा रही है तो वह उसे पीछे से एक टक लगाए देखता रहा। लड़के ने अपने ही मन में कहा, कितनी सिंपल और साधारण है, बिल्कुल एक देवी की तरह। यह कहकर वह भी वहां से चला गया। विद्या जैसे ही घर जाती है तो उसके लड़के का ख्याल उसके मन में आता है और वह अपने मन में कहती है, आज यह शख्स कौन था जो मंदिर में एकटक मुझे देख रहा था। न जाने कौन था, चलो छोड़ो। यह कहकर वह किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। सुबह के 7 बज चुके थे पर उसके चाची को, जो बहुत ही आलसी थी, तब तक सो रही थी। उसने चाचा को उठाया और उनको बोला कि चाचा चाय पी लीजिए। चाची ने उठते ही उसे जोर से थप्पड़ लगाया। तुम्हें पता नहीं है कि मैं सो रही हूँ, मुझे नहीं पीनी चाय। अब तुम सो चल जाओ यहाँ से और दफा हो जाओ। वह रोती हुई भगवान राम को अरदास करती हुई वहां से चली जाती है और चाय भी साथ में नहीं लेकर जाती। वहीं किचन में चाय का कप भी छोड़ जाती है और अंदर अपने रूम में जाकर एक कोने में बैठकर रोने लगती है और याद करती है अपने माता पिता को कि वह उसे इस नर्क में अकेला क्यों छोड़ गए। मुझे पर भी अपने साथ ले जाते, काश मैं पैदा होते ही अपनी माँ के साथ मर जाती। वह मन ही मन अपने आपको बहुत सारी गालियाँ देती है और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी वहाँ उसकी चाची आती है और उसे बालों से पकड़कर घसीटती हुई खड़ा करती है और कहती है, महारानी तो यहाँ बैठी है, कुछ काम धंधा है या नहीं घर में।
चल खड़ी और किचन में बर्तनों का ढेर लगा है, उसको साफ करने कौन तेरा बाप आएगा। विद्या अपने बालों के खींचने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही थी और रोती चिल्लाती हुई वहां से खड़ी हो जाती है और बर्तन साफ करने लगती है। उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसके चाचा चाची की शादी को लगभग 25 साल हो चुके थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनके बच्चों का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। उनके चाचा का स्वभाव तो उनके पापा की ही तरह ही नरम था, पर चाची एक नंबर की डायन थी। वह विद्या पर बहुत अत्याचार करती थी, उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। जो दर्द विद्या ने सहन किया, इस समाज में भगवान कभी भी किसी औलाद को बिना माँ बाप का न छोड़े। उनकी चाची ने विद्या को काम के लालच में पढ़ाई भी नहीं करने दी। उसे केवल 8 ही पढ़ाया और बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी। खुद घर पर काम बिल्कुल भी नहीं करती थी, सारा काम विद्या से करवाती थी। अगले दिन सुबह फिर विद्या अपनी सहेली वीना के साथ मंदिर में जाती है और आरती में मगन हो जाती है। मंदिर में हर रोज की तरह ही भीड़ थी। विजेंद्र आज फिर आया था। वह दूर खड़ा होकर आरती सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखें विद्या पर ही टिकी थी। विद्या ने भी उसे देख लिया, पर नजरें झुका ली। आरती के बाद जब वह प्रसाद बांटने लगी तो विजेंद्र फिर आगे आया और हाथ बढ़ाया। इस बार जब विद्या ने उसे आरती और प्रसाद दिया तो विजेंद्र ने धीमे से कहा, बहुत सुंदर गाती हो। विद्या चौंकी। उसने पहली बार किसी अनजान लड़के से इतनी नजदीकी से बात की। वह कुछ नहीं बोली और तुरंत वहां से चली गई। विजेंद्र कोई आम लड़का नहीं था, वह उसी गांव के विक्रम ठाकुर सिंह का इकलौता पुत्र था, लेकिन उसकी सादगी सबसे उसे अलग बनाती थी। वह अपने दादाजी के गांव आया था, जो यही एक पुरानी हवेली में रहते थे। विजेंद्र को गांव की जिंदगी बहुत पसंद थी, लेकिन इस बार उनकी दिलचस्पी सिर्फ गांव में नहीं बल्कि विद्या में थी। वह लौटकर विद्या ने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। चाची का रवैया हमेशा की तरह कठोर था। उन्होंने आते ही उसे जोर से धक्का दिया और कहा, इतना धीरे काम कर रही है, कोई रानी हो क्या या महारानी हो। क्या पिता ने वह उसकी जवाब का कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि बोलने से सिर्फ तकलीफ पड़ेगी। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से झाड़ू लगाने लगी, लेकिन उसका मन बार बार मंदिर में देखे उस अजनबी की ओर जा रहा था। अगले दिन विद्या अपनी सहेली वीना के साथ तालाब किनारे कपड़े धो रही थी। तभी विजेंद्र उधर से गुजरा। उसने विद्या को देखा और मुस्कुराया। वीना ने भी देख लिया और शरारती अंदाज में विद्या से बोली, अरे लगता है कोई तुम्हारे लिए यहाँ रोज रोज आता है। विद्या छिप गई और तुरंत पानी में कपड़े भिगोने लगी, लेकिन विजेंद्र ने मौका देकर धीरे से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। विद्या ने चौंक कर उसे देखा और तुरंत नजरें फेर ली। उसने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी जल्दी कपड़े समेटे और वहां से जाने लगी। लेकिन विजेंद्र ने हल्की आवाज में फिर कहा, बस एक बार सुन लो। विद्या ने कदम रुक गई, लेकिन वह पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कभी भी किसी अजनबी लड़के से इस तरह बात नहीं की थी और अब अचानक कोई उससे इस तरह बात करना चाहता था। यह सोचकर ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वीना ने मुस्कुराते हुए विद्या को कोहनी मारी और धीरे से कहा, अरे सुन तो ले क्या कहना चाहता है। विद्या ने गहरी सांस ली और बिना विजेंद्र की ओर देखे धीमे स्वर में कहा, मुझे घर जाना है। विजेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, लेकिन एक बार मिलकर बात जरूर करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। विद्या ने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से घर की ओर बैठ गई, लेकिन उसकी धड़कनें अभी भी तेज थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, आखिर यह लड़का चाहता क्या है। क्या सच में मुझसे मिलना चाहता है या यह सिर्फ एक मजाक है। विजेंद्र उस शाम मंदिर के बाहर बैठा रहा, उम्मीद में कि शायद विद्या आएगी, लेकिन विद्या नहीं आई। अगले दिन भी उसने मंदिर में विद्या की राह देखी, लेकिन विद्या ने उससे बचने की कोशिश की। इधर घर में विद्या की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन जब वह दोपहर में थोड़ा आराम करने बैठी तो चाची ने उसे देख लिया। हाय राम, क्या करो इस लड़की का, यह तो एकदम घटिया और न जाने कहाँ पर इसका मन भटकता रहता है और ऐसे बैठी है जैसे इसके कोई मर गया हो। चल उठ जाकर काम कर। चाची ने उसके सिर पर पानी डाल दिया। विद्या घबराकर उठी और कांपती आवाज में बोली, चाची मैं बस 5 मिनट में बैठी थी, तेरी इतनी हिम्मत मुझसे जुबान लड़ाती है, तुझे तो मैं जान से मार डालूंगी।
कहकर चाची ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। विद्या का चेहरा लाल हो गया। वह चुपचाप आंसू पोंछते हुए फिर से काम में लग गई। इधर विजेंद्र ने तय कर लिया था कि वह विद्या से किसी भी हाल में मिलेगा। उसने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, मुझे विद्या से बात करनी ही होगी, लेकिन कैसे? अर्जुन मुस्कुराया, भाई अगर प्यार सच्चा है तो कोई भी रास्ता निकालना पड़ेगा, तो बस हिम्मत मत हार। और यही सोचकर विजेंद्र ने विद्या तक पहुंचने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। उसने अपने दोस्त अर्जुन की मदद से एक योजना बनाई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, देख भाई, विद्या मंदिर जरूर जाना चाहती है, लेकिन वहां तुझसे बात नहीं करेगी। तुझे ऐसा कुछ नहीं करना होगा कि वह खुद तुझसे बात करने आई। विजेंद्र ने सोचा और फिर मंदिर के पुजारी बाबा से विनती की, बाबा मुझे आपकी सेवा का अवसर दें। मैं मंदिर में सफाई कर सकता हूँ, भक्तों के लिए पानी भर सकता हूँ। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सेवा करने से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन तुम कौन हो बेटा? मैं विजेंद्र, गांव के ठाकुर सिंह साहब का पोता। पुजारी जी ने आश्चर्य से देखा, अरे तो तुम ठाकुर साहब के पोते हो? फिर तो तुम्हें किसी सेवा की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। विजेंद्र ने विनम्रता से कहा, लेकिन मन की शांति तो सेवा में ही मिलती है ना बाबा। अगले दिन विद्या जब मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि विजेंद्र वहां सफाई कर रहा था। वह चौंक गई, ये यहाँ क्या कर रहा है? विजेंद्र ने जानबूझकर उसके सामने बाल्टी गिरा दी और जमीन पर पानी फैल गया। विद्या ने तुरंत झुककर बाल्टी उठाई और कहा, संभल कर काम करो, पानी फैल गया है। विजेंद्र हल्की मुस्कान के साथ बोला, ध्यान कहीं और था। विद्या ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से पूजा करने लगी, लेकिन उसका ध्यान अब बार बार विजेंद्र की ओर जा रहा था। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि ठाकुर साहब का पोता मंदिर में सेवा कर रहा है। कुछ लोग हंसते तो कुछ सराहना करते, लेकिन जब यह बात विद्या की चाची तक पहुंची तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अभी ये नया तमाशा शुरू हो गया है, कहीं इस लड़की की वजह से हमारा नाम खराब न हो जाए। चाची गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। एक दिन जब विद्या तालाब पर पानी भरने गई तो विजेंद्र पहले से ही वहां पर मौजूद था। विद्या ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार विजेंद्र ने सीधे कहा, मुझे तुमसे सच में बात करनी है विद्या। विद्या घबरा गई और बोली, हमें कोई साथ देख लेगा तो बहुत बुरा होगा। विजेंद्र गंभीर स्वर में बोला, मैंने कभी किसी लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा जितना तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचती हो। विद्या ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार बिना झिझक के विद्या ने हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपना घड़ा भरा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। लेकिन विजेंद्र ने फिर से उसे धीरे से कहा, विद्या जवाब तो दो। विद्या कुछ देर रुकी, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और वह बहुत घबरा गई थी। उसने कभी किसी लड़के से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। घर पहुंचते ही चाची पहले से ही गुस्से में बैठी थी और वह विद्या का इंतजार कर रही थी, जैसे उसे पता हो कि वह वहां पर क्या गुलगुला रही है। जैसे ही विद्या अंदर आई चाची ने उसे घूर कर देखा और बोली, कहाँ गई थी इतनी देर तक? विद्या घबरा गई। चाची मैं तालाब पर पानी भरने गई थी। झूठ मत बोल, पूरा गांव देख रहा है कि ठाकुर साहब का पोता तेरे पीछे घूम रहा है। तूने अपनी औकात देखी है? तेरा कहीं रिश्ता नहीं होने वाला अगर गांव में तेरी बदनामी हो गई। विद्या की आंखें भर आई। मैंने कुछ गलत नहीं किया चाची, अगर दोबारा उस लड़के के पास भी दिखी तो तुझे घर में कैद कर दूंगी, चाची ने गुस्से से कहा और विद्या को जोर से धक्का देकर अंदर कर दिया। अगले दिन विजेंद्र ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेगा वह। उसने मंदिर में विद्या को अकेले में रोककर कहा, विद्या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विद्या हक्का बक्का रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि विजेंद्र इतने सीधे तरीके से अपने दिल की बात कह देगा। तुम क्या सोच रहे हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? यह सब नामुमकिन है, विद्या ने जल्दी जल्दी कहा। अगर प्यार सच्चा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारे चाचा चाची से बात करूंगा, विजेंद्र ने आत्मविश्वास से कहा। विद्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम कुछ नहीं जानते,
वे कभी नहीं मानेंगे। मुझे जिंदा दफना देंगे लेकिन तुम्हारे घर में बहू बनाकर कभी नहीं भेजेंगे। तो फिर भाग चले, विजेंद्र ने मजाक में कहा। लेकिन विद्या के चेहरे का रंग उड़ गया। कभी नहीं, मैं अपनी बदनामी नहीं चाहती, विद्या ने गुस्से में कहा और वहां से चली गई। घर पहुंचते ही विद्या ने खुद को काम में व्यस्त करने की कोशिश की, लेकिन चाची की नजरें उसे लगातार घूर रही थी। आजकल बड़ी खोई खोई रहती है, कुछ चल तो नहीं रहा, चाची बड़बड़ाई। रात को जब विद्या खाना बनाने के लिए बाद अपने कमरे में सोने गई तो चाची दबे पांव उसके कमरे तक आई और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगी। विद्या अपने मन में बुदबुदा रही थी, भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? मुझे डर लग रहा है कि चाची को कुछ पता न चल जाए। चाची का शक और भी बढ़ गया। उन्होंने ठान लिया कि अब वे विद्या पर और सख्त नजर रखेंगी। अगले दिन विजेंद्र ने अर्जुन से कहा, यार अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। विद्या मुझसे दूर भाग रही है लेकिन मैं जानता हूँ कि वह भी मुझसे प्यार करती है। अर्जुन मुस्कुराया, तो अब क्या सोचा है? अब मैं विद्या से सीधी बात करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम को जब विद्या मंदिर में लौट रही थी तो विजेंद्र ने रास्ते में उसका रास्ता रोक लिया। बस एक बार मेरी आंखों में देखो और सच बताओ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? विजेंद्र ने गहरी आवाज में कहा। विद्या ने उसकी आंखों में देखा लेकिन तुरंत नजरें झुका ली। मेरा प्यार सच्चा है विद्या, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। विद्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरे चाचा चाची कभी नहीं मानेंगे, और अगर उन्होंने हमें साथ देख लिया तो वे मुझे मार डालेंगे। तो हम भाग चले, विजेंद्र ने कहा। विद्या हिल गई। नहीं, मैं अपने संस्कारों के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है तो मेरे चाचा चाची से बात करो। अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। इधर चाची अब पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। उन्हें विद्या पर पूरा शक हो चुका था कि वह किसी से मिल रही है। एक रात जब विद्या अपने कमरे में थी तो चाची दबे पांव अंदर आई और उसके सिरहाने रखी पोटली को खोलकर देखने लगी। उसमें भगवान की मूर्ति, कुछ पुराने पत्र और एक सफेद रुमाल रखा था। वही रुमाल जो विजेंद्र ने एक दिन विद्या को मंदिर में दिया था। चाची की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तो ये लड़की सच में प्यार कर बैठी है। उन्होंने ठान लिया कि अब इस मामले को खत्म करना ही होगा। अगले दिन विजेंद्र ने अपने दादा ठाकुर साहब से बात करने का निश्चय किया। दादाजी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। ठाकुर साहब ने अखबार नीचे रखा और बोले, क्या हुआ विजेंद्र? मुझे विद्या पसंद है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। ठाकुर साहब की भौहें तन गई। क्या? एक अनाथ लड़की से शादी करेगा तू? हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? इज्जत दिल से होती है दादाजी। विद्या बहुत संस्कारी और एक अच्छी लड़की है। विजेंद्र ने समझाने की उन्हें बहुत कोशिश की, लेकिन ठाकुर साहब गुस्से में बोले, यह शादी कभी नहीं होगी। विजेंद्र को अब एहसास हो गया था कि रास्ता इतना आसान नहीं होगा। इधर चाची ने विद्या को खूब पीटा और गुस्से से बोली, तुम्हें तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। कल की तुम्हारी शादी तय कर देंगे। विद्या रोती हुई, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह प्रेम कहानी? कमेंट में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।